कोलकाता में आज गांधी मूर्ति के नीचे ममता बनर्जी धरने पर बैठी। अब सवाल ये कि क्या इस धरने से सियासी फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। गांधी मूर्ति पर करीब 3 घंटे का मुख्यमंत्री ने धरना दिया और इस बीच वो पेंटिंग बनाती हुई नजर आई। जो चित्र उन्होंने बनाए वो बाद में अपने समर्थकों को भी दिखाया। ये देखिए, अपने समर्थकों को चित्र दिखाती हुई ममता बनर्जी नजर आई। बड़े इत्मीनान से 3 घंटे बैठी और इस दौरान पेंटिंग करती हुई नजर आई और इन तस्वीरों को उन्होंने एक एक करके अपने समर्थकों को दिखाया। आपको बता दें कि 24 घंटे का बैन लगाया गया उनके ऊपर कि वो प्रचार नहीं कर सकती हैं। राष्ट्र की बात के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी मानक गुप्ता का। ओवर टू यू मानक। शुक्रिया अभिलाषा। राष्ट्र की बात में नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। आज बंगाल के चुनावी रण की बात होगी और ममता बनर्जी की इसी की तस्वीर की बात होगी जो उन्होंने आज धरने पर बैठे हुए बनाई है। जैसा अभिलाषा 24 घंटे के प्रचार का बैन लगा दिया इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी पर, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर वोट मांगा था प्रचार के दौरान। अब ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के इसी फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मौन रखा और आज कोलकाता में गांधी प्रतिमा के सामने 3 घंटे का उन्होंने धरना दिया, पेंटिंग्स बनाई, दिन भर मौन साधे रखा और एक तरह से अपने ऊपर लगे इस बैन को भी सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि जब ममता बनर्जी ने मौन साधा हुआ था, टीएमसी के बाकी नेता खूब हमले कर रहे थे चुनाव आयोग पर। अब टीएमसी साफ साफ कह रही है कि ईसी का मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं है, एक्सट्रीमली कॉम्प्रोमाइज्ड है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की ब्रांच की तरह काम कर रहा है, उसका एकमात्र मकसद ममता को प्रचार से रोकना है। हालांकि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के बाद बीजेपी के राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे का बैन लगा दिया है। यह एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि राहुल सिन्हा, जो कूच बिहार में सुरक्षा बलों को फायरिंग करनी पड़ी थी कुछ उपद्रवियों पर, उस पर राहुल सिन्हा ने कहा था, विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 4 नहीं 8 लोग मारे जाने चाहिए थे। राहुल सिन्हा कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को सुरक्षा बलों को नोटिस दे देना चाहिए कि उन लोगों ने सिर्फ 4 को क्यों मारा। अब इस विवादित बयान के लिए बीजेपी के राहुल सिन्हा पर भी इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे का बैन लगा दिया है और बीजेपी के जो अध्यक्ष बंगाल के दिलीप घोष, उनसे भी जवाब मांग लिया है क्योंकि उन्होंने भी एक विवादित टिप्पणी की थी। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल जो है वो आपको दिखा देते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल यही है, जो धरना ममता बनर्जी दे रही है, क्या इससे उन्हें कोई सियासी फायदा होगा? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा एक पोलिंग बूथ के बाहर भी धरने पर बैठ गई थी ममता बनर्जी। अपनी धरना पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। और दूसरा, क्या ममता के प्रचार पर चुनाव आयोग का बैन सही है? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे ममता के इस बैन पर भी दोनों तरफ से, बीजेपी और टीएमसी की तरफ से आज खूब चले हैं तीर। आज भारतीय लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है, ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि आप लोग इलेक्शन में हम लोग को हरा सकते नहीं हरा सकते हो, उसलिए क्या करते हो? बैन करते हो। वो बार बार लोगों को उकसा करके चुनाव को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव कमीशन को टारगेट कर रहे हैं, ईवीएम को लूटने के लिए बोल रहे हैं, जो एंटी सोशल हैं उनको उतार दिए हैं, सेंट्रल फोर्स को अटैक करे बार बार। उसका परिणाम हुआ कि इतने लोगों की जाने गई है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है और इसीलिए उनको से अलग करना है। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव कमीशन का निर्णय न मानते हुए और आस्था में उतर कर आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है। मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार ओके, तो ठीक 4 फेज का चुनाव बंगाल में हो चुका है। 8 दौर का मतदान होना है, यानी ये कहा जा सकता है कि आधा चुनाव हो चुका है बंगाल में। ऐसे में ममता बनर्जी का ये धरना, ये तस्वीरें फिर से देख लीजिए, क्या इससे टीएमसी को कोई फायदा होने वाला है? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस करेंगे। मेरे साथ टीएमसी से शुभंकर भट्टाचार्य आज बोलेंगे, बीजेपी से सौरभ सिकदर आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से शाहिना जावेद, मेरे साथ मोहम्मद अमीन साहब जुड़ेंगे, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, और आशुतोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। थोड़ी देर में प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी जुड़ेंगे।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। आप सभी का स्वागत है। शुभंकर, आपसे शुरू करूंगा। शुभंकर, अगर आप धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे और सीधे सीधे, याद है ना आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला है शुभंकर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया था कि धर्म के आधार पर आप वोट, ऐसे में अगर खुलेआम ममता दीदी कहेंगी कि मुसलमानों को अपना वोट बंटने नहीं देना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन बैन लगाएगा। ये क्या गलत है इसमें शुभंकर? शुभंकर, शुभंकर सुन पा रहे हैं मुझे? शुभंकर, आपको आवाज मिल रही है? शुभंकर तक आवाज नहीं जा रही है। शाइना जावेद, शाइना आप सुन पा रही हैं? शाइना, आपको आवाज मिल रही है? न कि सिर्फ लागू होगा, सिर्फ टीएमसी पर लागू होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के ऊपर सिर्फ लागू? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। शुभंकर, आपको आवाज मिल रही है? शुभंकर तक आवाज जा रही है? नहीं, कुछ दिक्कत है, शुभंकर की आवाज नहीं आ रही। शुभंकर, आ रहा हूं आपके पास लौट के। आशुतोष है क्या? आशुतोष सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ आशुतोष, मैं ये कह रहा हूं, अब जितनी बात शुभंकर की सुन पाया, वो ये कह रहे थे कि सारे नियम क्या टीएमसी पर ही लागू होते हैं क्या? तो मैंने थोड़ा सा पीछे जाकर देखा और ये सारी घटनाएं तो हमें याद भी होंगी। डीएन सेशन तक मैं नहीं जा रहा हूं, डीएन सेशन ने क्या किया, मैं पिछले 6-7 साल ही जा रहा हूं। क्या 2014 में अमित शाह और आजम खान पर एक साथ इलेक्शन कमीशन ने बैन नहीं लगाया था? क्या 2019 के इलेक्शन में योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे का बैन, मायावती पर 48 घंटे का बैन, आजम खान पर बैन, फिर साध्वी प्रज्ञा पर 72 घंटे का बैन, क्या ये नहीं लगाया गया था क्या? तो ऐसा तो नहीं है इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी छोड़ा है। ऐसे में ममता बनर्जी भी नियमों से ऊपर थोड़े हैं आशुतोष। नहीं मानक, देखिए एक बात तो बिल्कुल सच है कि कोई भी नेता, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या राज्यपाल हो या कोई हो, अगर वो कानून तोड़ता है और अगर तो उसके खिलाफ कानून अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। लेकिन जो दलील चुनाव आयोग की तरफ से पेश की जा रही है कि देखो हमने तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बैन लगाया था, हमने साध्वी प्रज्ञा पर भी लगाया था, हमने जो अमित शाह के खिलाफ भी बैन लगाया, ये दलील गले नहीं उतरती। और इसलिए गले नहीं उतरती है क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखें तो पश्चिम बंगाल के उदाहरण में जो सबसे पहला बैन अगर किसी आदमी के ऊपर लगना चाहिए जिसको चुनाव में बिल्कुल हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए, उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अंदर और असम के अंदर जिस तरीके से बातचीत हेमंत बिश्वा शर्मा ने की है, जिस तरीके से उन्होंने एक धर्म विषय के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है, उस पर किसी तरीके की कोई तवज्जो नहीं ली। और जब तवज्जो ली तब तक कैंपेन नहीं आशुतोष, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा पर तो बैन लगा ना। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, लास्ट फेज में लगाया, वो भी 48 घंटे का लगाया, फिर उसको कम्यूट करके 24 घंटे का कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, हेमंत बिश्वा शर्मा पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें मियाओं का वोट नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने अगर कहा है कि वोट बंटना नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा हमें मियाओं का वोट नहीं बंटना चाहिए। उन्होंने पहले फेज के पहले कहा था। क्या इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस लिया? इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यहां पर औरंगजेब की सरकार आ जाएगी, यहां पे बाबर की सरकार आ जाएगी। तो जिस भाषा का इस्तेमाल हेमंत बिश्वा शर्मा कर रहे थे, जिस भाषा का इस्तेमाल शुभेंदु ने किया है, ये तो पाकिस्तानी है, ये लोग जो है यहाँ पे जो लोग हैं वो धोती नहीं पहन पाएंगे, तिलक नहीं लगा पाएंगे, तुलसी की कंठी नहीं लगा पाएंगे, तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? मैं ये कहता हूं कि चुनाव आयोग हो चाहे कानून व्यवस्था, उसको सिर्फ न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो जब आप शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, अब आप हेमंत बिश्वा शर्मा बहुत दिनों के बाद कार्रवाई करते हैं और ममता बनर्जी पर कार्रवाई करते हैं, वो भी तब जब प्रधानमंत्री कहते हैं अगर मैंने ये इस तरीके की बात कही होती तो मुझे 8-10 नोटिस मिल गई होती, उसके बाद कार्रवाई होती, उसके एक दिन बाद कार्रवाई होती, तो लोगों के मन में सवाल खड़ा होगा कि क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्ष नहीं है। पर आज ही देख लीजिए, बीजेपी के राहुल सिन्हा पर भी 48 घंटे का बैन लग गया और दिलीप घोष को भी एक नोटिस इशू आज कर दिया गया है। तो आपको लगता है ये आफ्टर थॉट के तौर पर किया गया है? आपको ऐसा लगता है? मेरा मानना है कि अगर उन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा पे पहले दौर के मतदान के पहले लगाया होता, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर लगाया होता, तो आज ये सवाल खड़ा नहीं होता। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं
और चुनाव आयोग आज की तारीख में वीडियोग्राफी हर सभा की वीडियोग्राफी होती है, वहां पे उनके ऑब्जर्वर्स होते हैं। इस बार तो उन्होंने पुलिस ऑब्जर्व भी कर रखे, तो ये ऑब्जर्वर्स क्या कर रहे थे? इन ऑब्जर्वर्स ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास तक क्यों नहीं गई अभी तक? तो मेरा ये कहना यह है कि आज के जमाने में जबकि सब कुछ कैमरे पर उपलब्ध है, अगर शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्वा शर्मा जैसे लोगों के ऊपर शुरू में कार्रवाई नहीं होती, बाद में अगर आप कार्रवाई करते तो ये सवाल खड़ा होगा। और आज की तारीख में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से अशोक लवासा पर कार्रवाई हुई, आपको याद होगा अशोक लवासा को आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। लेकिन गंभीर आरोप ये लगते हैं कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री के एक बयान के इसके संदर्भ में जब उन्होंने अपना माइनॉरिटी डिसेंट रखा और उसको रिपोर्ट में दाखिल नहीं किया गया, तो किस तरीके से उनके साथ घटनाएं घटी हैं ये सबको मालूम है। तो इसलिए सवाल खड़ा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है पक्षपात कर रहा है, पक्षपात नहीं कर रहा है। ओके, मोहम्मद अमीन साहब बताइए, आशुतोष ने इतनी सारी बातें गिनवा दी, क्या पक्षपाती होता है क्या इलेक्शन कमीशन का रवैया? देखिए, ऐसा है कि आशुतोष जी ने तो कभी नौकरी वहाँ पर की नहीं है और ना ही उसके अंदर का हिसाब किताब उनको मालूम है। अब वो हर चीज़ के अंदर घुसना चाहते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं हमारे पास। इनको ये सोचना चाहिए, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। वहाँ की प्रक्रिया अलग है और चुनाव आयोग जो है इतने बड़े देश और प्रदेशों को चुनाव कराता है, इसकी स्थिति सभी को मालूम है कि किन परिस्थितियों में किस तरह से चुनाव कराए जाते हैं। हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हर उस स्टेट का हम सारा जो अधिकारी हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि हम वहाँ पर जो ऑब्जर्वर लाते हैं वो उस प्रदेश के नहीं होते हैं, वो दूसरे प्रदेशों के ऑब्जर्वर होते हैं। उनका कैडर अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है और वो किसी से मिक्सअप नहीं होते, उनको वहाँ पे कोई पोस्टिंग की लालसा नहीं होती है। इसलिए कि इस तरह की बातें की जाएं कि वो किसी से मिले हुए हैं या चुनाव आयोग से उन पर प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है। चुनाव आयोग ने हमेशा ये कहा है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। अब पिछले 10 सालों से ममता जी वहाँ काम कर रही थी तो यही ईवीएम थी, यही हमारे अधिकारी थे और यही काम करने वाला चुनाव आयोग था, लेकिन तब तो किसी ने कुछ कहा नहीं है। अब सवाल इस बात का, जब ये हारने लगते हैं लोग या हारने की स्थिति में होते हैं तो किसी भी तरह का इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। अब अशोक लवासा का क्या लेना देना इनको? अब उस अशोक लवासा की स्थिति क्या थी ये सबको मालूम है। उनके ऊपर उनके घरों पर छापे पड़े, उनके यहाँ उनकी वाइफ के ऊपर इल्ज़ाम था और ईडी ने वहाँ पे रेड की। इस तरह की बातें थी, वो अपने आप छोड़ के चले गए और एक दूसरे असाइनमेंट के लिए चले गए। उनको आज चुनाव आयुक्त होना चाहिए, यह क्या आशुतोष जी तय करेंगे क्या? ये देश के अधिकारी हैं और देश में कैसा काम करना है ये सरकारें देखती हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में आने के बाद कोई किसी का पक्षपात कर सकता है। क्यों करेगा भाई? क्योंकि कांग्रेस है क्या जिसमें केपीएस गिल को पहले तो बनाया गया चुनाव आयुक्त, उसके बाद एमपी का टिकट दिया गया और एमपी का टिकट देने के बाद उनको जो है मंत्री बनाया गया। ऐसा नहीं है। इस वक्त सरकार में जो सख्त छवि के लोग हैं वो काम कर रहे हैं और उनको उसी तरह से बातें दी जाती है काम करने की। इस तरह के जवाब दीजिए आशुतोष। लगाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और बोलिए सवाल इस बात का है, नोटिस किसको पहले मिला और सुनिए, पहले किसको नोटिस मिला, कैसे बाद में मिला? कैसे पहले नोटिस मिला, किसको बाद में मिला? ये होता क्या, जिला निर्वाचन अधिकारी और हमारे पर्यवेक्षक तय करते हैं और वो रिपोर्टें हिसाब से भेजते हैं। तो रिपोर्टें आगे पीछे हो सकती हैं, तो किसी को पहले मिल गया, किसी को बाद मिल गया, लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि उनको नोटिस मिला या नहीं मिला। इस तरह की बातें उचित नहीं है हमारे हिसाब से। आप लोग बैठ के मीडिया में इस तरह की बात करते हैं, यही ये मीडिया है जिसको हमारा इलेक्शन कमीशन अपना स्तंभ मानता है। अगर मीडिया को रिपोर्टिंग करता है, फोटोग्राफी करता है या कोई बात करता है तो उस पर सीधा संज्ञान लेता है इलेक्शन कमीशन। इसी मीडिया को पूरा अधिकार है और उसको दे रखा है पूरा। और साल में हम एक बार अपना फंक्शन करते हैं वोटर्स डे वाले दिन, उससे एक दिन पहले हम इनको अवार्ड देते हैं, मीडिया को भी अवार्ड देते हैं किसने इतना अच्छा काम किया है। इस तरह के आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। आशुतोष जी अपने शब्द वापस लीजिए। हो गया। मोहम्मद अमीन साहब, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद अमीन साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं उनको जानता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर उनको बता दूं कि जब देश के अंदर टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब मैंने टीएन शेषन को कवर किया 5 साल। चुनाव आयोग का 1 मिनट अमीन साहब 1 मिनट, मैं भारतीय जनता का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन के। अमीन साहब 1 मिनट, अब मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए, ठीक है?
आप तब बोलिएगा जब आपको मौका मिलेगा। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैंने बिल्कुल आपको नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं मैंने तब इलेक्शन कमीशन कवर किया था जब टीएम सेशन, जिम लिंगडो और एमएस गिल जैसे लोग वहां पे थे, और उस जमाने में इलेक्शन कमीशन के नाम पे लोगों की टांगे कांपा करती थी। तो कृपया करके मुझे समझाने का प्रयास ना करिए। और दूसरी बात, अगर आप इंडिपेंडेंट की तरीके से आए तो व्यक्तिगत मत होइए, निजी हमला मत करिए। अगर आप निजी हमला करेंगे तो मैं आपको कहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हालांकि मैं जानता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। दूसरी बात, आज चुनाव आयोग की जो स्थिति है, वो चुनाव आयोग की स्थिति में अशोक लवासा के बारे में बातचीत कर रही है। अशोक लवासा ने उनकी क्या गलती थी? क्योंकि उन्होंने डिसेंट नोट दे दिया। उन्होंने कहा जो मैंने बात कही है उसको आप रिकॉर्ड पर लेकर आइए। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? ममता बनर्जी की उनके धरने पर बैठने के लिए अशोक लवासा क्या तथ्य बनता है जो आप उससे मिला रहे हैं? अमीन साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, इसलिए कृपया शांत रहिए। आप शांत रहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, मैं जानता हूं आपको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में चुनाव आयोग की जो स्थिति है, वो हर आदमी को मालूम है कि शुभेंदु अधिकारी जैसा आदमी कुछ भी बोलता चला जाएगा। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करेगा तो उसको नोटिस जारी नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं ये कहता हूं कि चुनाव आयोग को न केवल न्याय करना चाहिए, बल्कि न्याय करते हुए दिखना चाहिए। वो न्याय करते हुए नहीं दिखता। ओके, हेमंत बिश्वा, देखिए अमीन साहब, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं कह रहा हूं, कृपया आप शांत रहे। आप इसका अन्यथा ना ले। बोलिए अमीन साहब, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हमने पहले ही कहा इस बात के लिए कि हमारे यहाँ हर जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी होता है और पर्यवेक्षक होता है और ऑब्जर्वर होते हैं। वो क्या है, हर एक पे निगाह रखते हैं। हमारे नेतागण ये समझते हैं कि शायद उनको कोई देख नहीं रहा, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं होना चाहिए, और पता है भी या नहीं है। वो जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जिसके लिए जो चाहे बोलते हैं। जबकि यही स्थिति होती है कि जब चुनाव शुरू होता है उससे पहले सारे दलों के नेता बुलाए जाते हैं कमीशन में, और उनको बताया जाता है कि सौहार्दपूर्ण मिलकर इलेक्शन लड़ना है, ना किसी को आक्षेप लगाना है, ना किसी को धर्म ना जाति के ऊपर बात करनी है। और ये बातें हाँ करके आ जाते हैं। बाद में क्षेत्रों में आने के बाद अपनी हवा में उड़ने लगते हैं, और इनको पता नहीं है कि इनको देखा जा रहा है। अब देखने के बाद जो हमारे जो ऑब्जर्वर होते हैं उनकी रिपोर्ट जाती है, तो जिले की जो रिपोर्ट होती है वो जाती है प्रदेश में जो हमारे निर्वाचन अधिकारी हैं मुख्य, और उसके बाद चली जाती है कमीशन में। 24 घंटे इन पर निगाह रखी जा रही है, और उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ किसी की कार्रवाई पहले हो गई, किसी की बाद में हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन छोड़ता नहीं है। आप देखिए। ओके शुभंकर, शुभंकर भट्टाचार्य, शुभंकर सुन पा रहे हैं? जी मानक जी। हाँ शुभंकर, मैंने जैसे अभी गिनवाया शुरू में, मुझे पता नहीं आप सुन पाए या नहीं सुन पाए, 2014 से लेके और अभी 2021 तक तमाम तरह के नेताओं पर इलेक्शन कमीशन ने बैन लगाया उसके कैंपेन करने पर। योगी आदित्यनाथ, मायावती, आजम खान, साध्वी प्रज्ञा, 14 में तो अमित शाह पर भी बैन लग गया था, आपको याद होगा। और अभी हाल में तमिलनाडु में भी बैन लगाया गया है, आपको पता है। सब जगह बैन लगाया जाता है। अगर आप नियम नहीं मानेंगे तो ये होगा। तो इस बार इतना हो अल्लाह आप लोग क्यों मचा रहे हैं? एक बात बताऊं, आप थोड़ा सा ये पूरा रवैया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चुनाव आयोग का जो तरीका है, उन्होंने उन पॉइंट पर कभी नहीं बीजेपी पर उंगली उठाई जहां पे उनको उठाना चाहिए था। सवाल जब बंगाल की आती है ना, तो इस समय सारी नाक की लड़ाई तो बंगाल में पड़ी हुई। आप अमित शाह को और किन प्रदेश में जाके इतना ज्यादा आप अग्रेसिव होते देख रहे हैं? देश का गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर कहीं पे जाके उनके सारे जो उनका जितना एक्साइटमेंट होता है, वो जो सबसे टॉप पर होता है, वो होता है बंगाल में जाके। तो आज के दिन में फोकस तो बंगाल में है। मैं क्यों बात करूं कि यूपी में क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस समय लगा था, तो एक टाइम ऐसा था जब योगी वर्सेस मोदी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी, ये भी सबको पता है। और जब जब जरूरत पड़ी तब तक इस्तेमाल करना पड़ा। चुनाव आयोग हमेशा तो लेके नहीं दिख सकता, लेकिन चुनाव आयोग कई ऐसे काम वहां पे बंगाल में कर रहा है जिस तरीके से ऐसा दिख रहा है कि वहां पे चुनाव आयोग नहीं है, ये बीजेपी का कोई पर्सनल आयोग लगा हुआ है। ये बात तो बार बार सब लोग कह रहे हैं। क्या जरूरत है इतने लंबे तरीके से जो पूरा जिस तरीके से इसलिए दिख रहा है कि चुनाव आयोग ने आप लोगों को गड़बड़ी करने से रोक दिया है। आप लोगों को चलने नहीं दिया जा रहा। आपके जो पड़ोसी देशों से बदमाश आते थे उनको बंद कर दिया है ना। कृपया एक बात बताओ, और आप इसी तरीके से ना ईवीएम लूटी जा रही है।
ना ही फोर्सेस उनको सख्ती कर रही हैं। मोहम्मद अमीन अब साहब, इसलिए मैं आपको परेशानी आपके हो वक्त रही की है। बात नहीं करता हूं, लेकिन इस समय 8 आप फेज क्या में इस इसीलिए बात की कराया आप गया है। निंदा करेंगे कि नहीं? एक मिनट, आप मुझे बताइए, इस बात की निंदा जी। करेंगे कि नहीं? इस समय एक बात बताऊं, हमारे किस चीज की? नेता के ऊपर आपने उंगली उठाई कि उनके किस यहाँ पे चीज की? ईवीएम मशीन मिला। आप इसलिए कार्रवाई बताइए। नहीं कर पाए, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, आप इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाए हाँ। क्योंकि तब तो आपको बीजेपी के उन नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई करना पड़ता जिनके जी। पास ढेरों ईवीएम मशीन मिले थे। मैं कहता हूं मेरे नेता को भी अंदर डालिए, मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे कह रहा हूं, नेशनल चैनल पर, आपको कि शायद जिसके पास पता नहीं ईवीएम है, को जिस लेके दिन ये चीज आसाम होता का है, अंदर मामला था, डालिए। लेकिन आसाम का सबके ऊपर मामला था, कार्रवाई उसी करिए। दिन अगर दिन में आपके 4 बजे देखरेख में चुनाव में अगर चुनाव अमित ठीक से शाह नहीं जी हो ने पा रहा कहा, है तो आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग के पास और कोई काम नहीं है, उनके पास एक ही काम है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। और अगर वो नहीं हो पाता है, अगर वो नहीं हो पाता तो आपकी जिम्मेदारी बनती है जनाब, आप उससे नहीं भाग सकते। मेरी बात सिर्फ इतनी अच्छा, सी एक है। सेकंड बात मेरी रुकिएगा, एक बीजेपी सेकंड। हमारे वोटरों के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जी। अरे कम ऑन, इसी सुनिए, हमारे सुनिए फोर्सेस सुनिए, को बदनाम आज के करने के दिन लिए में बंगाल, हमारे शायद फोर्सेस को आपको कहा नहीं जा रहा है पता कि वो वोटर से रोकते शायद हैं आपको नहीं वोट पता देने है, से। फिलहाल आपकी तो दीदी उनको बंगाल बदनाम में करेंगी पुलिस भी आप ही को और उनको रिपोर्ट कर हरास रही है करने में साहब। चाहेंगी। फिलहाल हमारे बंगाल जो में फोर्सेस पुलिस के भी लोग इसी को हैं रिपोर्ट वो करती है। छोड़ेंगे नहीं उनको। आप किस दुनिया में जो बैठे इस हुए तरह हैं? की बदमाशी करना आपको शायद चाहेंगे, नहीं लोग पता है तो मारना कि इस चाहेंगे, समय फिलहाल इसे लूटना सुरक्षा चाहेंगे। की भी बात वो मत हो नहीं पा करिएगा रहा है, क्योंकि उसमें भी इसलिए आप परेशानी तीन हो रही उंगली है आप आप ही की लोगों तरफ को। उठेगी। अगर आप सुरक्षा के मुद्दे पर अगर आप हमारी तरफ एक उंगली उठाते, तीन उंगली आपकी तरफ जी। उठेंगी जनाब, क्योंकि इस समय सुरक्षा भी आप ही के जिम्मे है। तो कम ओके, से कम एक सेकंड इतना तो रुकिएगा, एक सोचिए। सेकंड। ओके शुभंकर, एक तीन सवाल और, देशों उसके से बाद घिरा आगे हुआ जा रहा हूं। बंगाल है। सौरभ सिकदर, एक रुकिए ना, एक सेकंड जरा। शुभंकर, मैंने अभी नाम भी गिनवाए, आप कहें तो मैं 2 नाम और गिनवा देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उन पर भी बैन लगा। और डीएमके के ए राजा पर भी अभी हाल में बैन लगाया है इलेक्शन कमीशन ने। तो खुद को कानून से ऊपर नंबर 1 कोई ना समझे। दूसरा, मैं ये भी कह रहा हूं शुभंकर, आपकी नेता जब पहले कहती है सुरक्षा बलों को घेर लो, फिर उसके बाद जब गोली चलती है, जो कि बहुत गलत था, नहीं होना चाहिए था इस तरह की घटनाएं, उसके बाद कहती है नरसंहार हो गया, उसे जेनोसाइड का नाम देती हैं। फिर साथ ही उनका पुराना ये बयान कि मुसलमानों को अपने वोट नहीं बंटने देना चाहिए। आप इन सारे बयानों को सही ठहरा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये सारे बयान चलने देने चाहिए और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? शुभंकर, मानक जी जानते क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं, इस समय जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसमें ये हो रहा है कि एक पार्टी को तो बिल्कुल मिस इंटरप्रेट करने का तो जैसे सबने ठान रखा है कि ममता जी कुछ भी बोलेंगी तो उसको मिस इंटरप्रेट करना होगा। लेकिन अगर बीजेपी के कोई नेता कुछ बोलते हैं तो उसको अगर मैं निंदा भी करूं तो आप कहेंगे कि अरे वो तो आप गलत समझ रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी कहती हैं, जब लॉकेट चैटर्जी पर अटैक होता है, साफ साफ सुनिए, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुझ पर माइनॉरिटी ने हमला किया। उन्होंने टीएमसी का नाम नहीं लिया। शी हैड टू ब्लेम द माइनॉरिटी। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि उन्होंने सीधे सीधे जो है फिर माइनॉरिटी के ऊपर ब्लेम डाल दिया। लेकिन तब तो किसी ने नहीं कहा कि वो हिंदू मुस्लिम कर रही है या वो माइनॉरिटी गेम खेल रही है, तब किसी ने नहीं कहा। यहाँ पे मोदी जी आते हैं, कहते हैं अगर मुसलमान अगर जाके दीदी को वोट दे सकते हैं तो हिंदू को पूरा वो है कि एक साथ होके हम लोग को वोट दे। तब ये बात नहीं होती कि भाई हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मत करिए ना। अगर दीदी कर रहे हैं तो कहने देते कि ठीक है दीदी कर रही है हिंदू मुस्लिम, हम नहीं करेंगे। फॉलो बाय इंस्पिरेशन, फॉलो बाय इंस्पिरेशन। ओके। सौरभ सिकदर, इलेक्शन कमीशन भाई भेदभाव करता है, आपके नेताओं के बयानों को नजरअंदाज करता है और ढूंढ कर चुन कर ममता बनर्जी के बयानों को उठाकर और उनको सजा दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को मौका देने के लिए धन्यवाद। मेरे ख्याल से सबसे लंबा मेरे को ही बैठना पड़ा। और देखिए, बंगाल में क्या है ना, बंगाल का एक बहुत बड़ा लोक शिल्प है जिसको यात्रा बोलते हैं। इट्स अनदर फॉर्म ऑफ नाटक। तो ये जो यात्रा ममता बनर्जी जी करते हैं ना, इसमें बंगाल के लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं। अभी देखिए, एक तो ये कहीं जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं कि इसके प्रोवोकेशन के लिए आप 4 जगह चले गए। सीधे साधे गांववासियों को इसने भड़का के सेंट्रल को अटैक करने के लिए प्रोवोक किया था। वही खड़ा था, आप लोगों ने सब दिखाए थे कैसे प्रोवोक किया था। तो आप जब अपना मुंह दिखा नहीं पाते और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर आज ये स्टेप ले लिया, इसके लिए एकदम धन्यवाद करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को। तो
ये अपने आप को इसमें जो है इस अपना इम्पोर्टेंस रखने के लिए धरने में जाके बैठ गया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने तो हमारा बंगाल का नेता को शोकॉज किया है, उसको भी प्रधान हमारे अध्यक्ष को शोकॉज किया है, हमारे नेता जी को 48 घंटे के लिए प्रचार से दूर रहने बोला है। हम तो उसका जो भी डिसीजन है हम तो उसको मानते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हम लोग लॉ ओबीडेंट है। ना कोई कानून को मानते हैं, ना देश का संविधान को मानते हैं, कभी कभी तो सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर देते हैं। वो अपने कानून बनाते हैं, उस कानून के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी जी ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन को चैलेंज करने के लिए धरने में बैठे कि आप जो डिसीजन लिया इसको हम नहीं मानते, और अगर अभी चुनाव नहीं चल रहा तो क्योंकि अभी भी कोर्ट कंडक्ट लगे हुए हैं, इसके सजा बढ़ सकती, और इसीलिए आप ये धरने में बैठ गए और 3 घंटे बाद उठ भी गए वहां से 2-4 चित्र बना के। तो आज इसमें ये कितना असहाय हो गया है और हाथ को कैसे इसने सूंघ लिया है ये प्रकट हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि मीडिया के माध्यम से कि जो का कानून को मान के चलना चाहिए, और जो निर्वाचन कमीशन है उसको देश का संविधान ने दिया है, तो इसको चैलेंज करने का मतलब आप देश का संविधान को चैलेंज कर रहे हो। तो इसको मान के इसके गाइडलाइन से हम इलेक्शन को लड़े और जनता का जो राय है उसको मान ले। ओके सौरभ, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। सवाल ये था सौरभ, क्या इलेक्शन कमीशन आपके इशारों पर बीजेपी के नेताओं के भड़काऊ बयानों को इग्नोर करता है और सिर्फ विपक्षी नेताओं को सजा देता है? सवाल ये नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला, मैंने बोला प्रदेश अध्यक्ष जी को शोकॉज किया गया है। अब हमारे वरिष्ठ नेता इस के सिन्हा जी को 48 घंटे के लिए प्रचार से दूर बोला है, तो हम तो कहीं पे भी इसका आलोचना भी नहीं कर रहे। हम बोलते कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो सही है, क्योंकि हम मानते हैं इलेक्शन कमीशन को ये देश का संविधान ने दिया है, बीजेपी को नहीं दिया है। बीजेपी देश का इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट नहीं करते हैं, 3 इलेक्शन कमिश्नर रहता है वहां पे, वो कैसे अपॉइंट होता है सब जानते हैं। तो ये तो मुद्दा हो, निर्वाचन कमीशन को हम चैलेंज करने जाएंगे। ओके, मतलब आप ये मानते हैं कि जितने भी भड़काऊ बयान दिए जाते हैं इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन हर एक भड़काऊ बयान पर एक्शन लेता है, किसी को भी इग्नोर नहीं करता है, चाहे वो विपक्ष का हो या फिर वो पक्ष का हो। इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन इसमें एक्शन लेते हैं, और उसका डिस्क्रिमिनेशनरी पावर है। इसमें हम टिप्पणी कैसे कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन सही कर रही है? देखिए अब आप देखिए आ गए ना। देखिए मैंने इसीलिए सौरभ सौरभ 1 सेकंड, मैंने इसीलिए सवाल किया था आपसे। अब आपने देखिए इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल कर दिया ना, और इसीलिए इस पर विवाद होता है। शाइना जावेद है मेरे साथ कांग्रेस से। शाइना सुन पा रही है? हाँ, तो शाइना एक तो आप बताइए, क्या वाकई ममता बनर्जी के जो स्टेटमेंट्स हैं उन पर उनको पनिशमेंट ये मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, मैं सबसे पहले जो समझती हूँ, ममता बनर्जी जी एक कम्युनिटी को टारगेट करके जो बयान दी थी वो सरासर गलत था, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन आज उनको जो शो कॉज किया गया, आज उनको पूरे 24 घंटे के लिए इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा गया। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी मुसलमानों का बात करती है, वोट को इकट्ठा होने की बात करती है, लेकिन ममता बनर्जी के सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो मुसलमान संप्रदाय का हुआ है। ममता जी बोलती है कि मैं धर्मनिरपेक्ष पार्टी हूँ, एक तरफ बीजेपी तो बहुत क्लियर है कि वो सांप्रदाय है, लेकिन ममता बनर्जी जी को एटलीस्ट ये बात क्लियर भी नहीं करती है वो कि सांप्रदाय है या धर्मनिरपेक्ष। वो बात करती है धर्मनिरपेक्ष का, और एक कम्युनिटी को टारगेट करके बात करती है, एक कम्युनिटी को लेकर, मुसलमानों का वोट को लेकर बात करती है, और आज नाटक करके वहाँ पर पेंटिंग कर रही है बैठकर, कहीं ना कहीं वोट बैंक को अपने तरफ लाने की कोशिश कर रही है। और मैं दीदी को और एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप बंगाल में इतने स्वास्थ्य साथी कार्ड बांट रहे हैं, बंगाल को स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात कर रही है,
दीदी अपना पाँव का इलाज तो ठीक ठाक करा लीजिए। आज कितना दिन हो गया अभी तक आप अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रही है। तो बंगाल का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। ऐसे मत बोलिए शाहीना, आपको क्या पता कि ममता बनर्जी के पैर में जो चोट लगी है वो कितनी गंभीर है? आपको कैसे पता कि वो अपना इलाज नहीं करवा रही हैं? प्लीज थोड़ा सा सेंसिटिवली बोलिए प्लीज। वो अपने पैरों में खड़ा हो जाए मैं चाहती हूँ, लेकिन मैं ये साथ साथ ये भी चाहती हूँ हमारे बंगाल का हेल्थ सिस्टम भी अच्छा हो जाए ताकि बेचारी को इतना दिन। वो ठीक है, लेकिन किसी की चोट पर इस तरह से टिप्पणी मत करिए। किसी की निजी चोट को राजनीतिक टिप्पणी करने के लिए इस्तेमाल मत करिए। मैं दिल से दुआ कर रही हूँ कि वो जल्द से जल्द खड़ी हो जाए। उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो कांग्रेस पार्टी भी उनको फुल सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। ओके, यानी कि आप ये कह रही हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके ममता ने जो बयान दिया था उस पर उन पर जो बैन लगा है वो सही है? आप किसी भी कम्युनिटी को लेकर, जैसे बीजेपी हिंदुत्ववाद को लेकर बात करते हैं, कभी आप बोलते हैं बंगाल में पाकिस्तान हो जाएगा, जी मिनी पाकिस्तान का बात करते हैं, तो ये दोनों पार्टी इनका जो नेचर है एक तरह का है। एटलीस्ट बीजेपी का तो समझ नहीं आता है कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन पीएमसी का तो नेचर समझ में ही नहीं आता वो बोलना क्या चाहती है। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, अब मेरे पास इस वक्त आप न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में सौरभ एक सेकंड एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको दे दूं, मुझे पता है आप भी जानना चाहेंगे। आज रात 8:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने राज्य की जनता को संबोधित करने वाले हैं टीवी पर, और संभावना इस बात की है कि आज से महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है। ये सूत्रों से हमारे पास खबर है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन हम ये बात जो इतना निश्चित होकर कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के खुद इस बात को कह चुके हैं कि अब महाराष्ट्र में लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के जो हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, पूरे देश में सबसे बदतर हालात हैं, नए मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और स्वास्थ्य सेवा चरमरा रही है। इसीलिए अब ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है, ये खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। चर्चा इस बात की थी कि ये लॉकडाउन 8 दिन का होगा या फिर ये लॉकडाउन 14 या 15 दिन का होगा। मुख्यमंत्री चाहते थे ये लॉकडाउन महाराष्ट्र में 8 दिन का लगे, जबकि उनकी जो कोविड टास्क फोर्स है वो सलाह दे रही थी कि ये 14 से 15 दिन का लगाया जाए। अब आज 8:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य की जनता को संबोधित करेंगे और तब पता चल जाएगा कि क्या वाकई ये लॉकडाउन के लिए वो ये अपना भाषण दे रहे हैं क्या। आशुतोष, एक कमेंट में इस पर भी चाहूंगा आपका, क्योंकि जाहिर है इस समय इससे बड़ी खबर और कोई हो नहीं सकती। वो लॉकडाउन जो हमने पिछले साल 21 दिन के लिए पूरे देश में किया था, 1 साल बाद हम एक बार फिर से उन्हीं लॉकडाउन की तरफ ऐसा लगता है आशुतोष बढ़ रहे हैं। आज महाराष्ट्र में हो सकता है अनाउंस हो जाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब ये तो खैर सरकार को तय करना है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए नहीं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि लॉकडाउन लगाने से जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ही बुरा असर पड़ेगा और हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। अच्छा होता है अगर पिछले 1 सालों के अंदर हमने कम से कम अपना हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर कर लिया होता जहां लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं थी। हमने आपको बताया था किस तरीके से साउथ कोरिया में कि उन्होंने किस तरीके से कंट्रोल किया था और एक भी दिन, या वियतनाम के अंदर एक भी दिन उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया। चाइना ने भी शुरुआती लॉकडाउन लगाने के बाद उनको दोबारा वहां पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब यह है कि या तो हमारे यहाँ के जो हुक्मरान थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे जो भी हो, उन्होंने कोरोना की विभीषिका को उसके जो खतरे हैं उसको अपनी संजीदगी से नहीं समझा। अगर पिछले 1 साल के अंदर उन्होंने कार्रवाई की होती तो आज अस्पतालों के अंदर बेड कम नहीं पड़ रहे होते, रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कमी नहीं पड़ रही होती, वैक्सीनेशन का काम बहुत पहले शुरू हो गया होता। वो सारा काम नहीं शुरू हो पाया है, लेकिन अब चूंकि लोगों की जान भी बचानी है तो वैसे में अगर लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं है तो करना पड़ेगा, लेकिन ये देश की अर्थव्यवस्था और जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर बहुत बुरा असर इसका पड़ने वाला है। जाहिर है, बिल्कुल पड़ेगा। और आशुतोष, आपने जो 2-3 देश गिनवाए जिन्होंने लॉकडाउन नहीं किया या किया छोटा किया, ऐसे में बहुत सारे और बड़े देश भी हैं। यूके देख लीजिए, हमसे 50 साल आगे हैं वो देश। अमेरिका देख लीजिए, वो भी बेचारे अभी 3 महीने का लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है यूके में। यूएस और यूरोप में बहुत सारे देश हैं अभी भी लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। तो ये भी एक सच है, ये भी एक फैक्ट है कि आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी एडवांस्ड हो,
जितने भी पैसे आपके पास हों, लेकिन इस पेंडेमिक में, इस महामारी में आप कभी भी पूरी तैयारी नहीं कर सकते थे। जब तक आप वैक्सीनेशन के लिए इस हद तक तैयार ना हो जाएं कि आप अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर सकें। जनवरी में हमने शुरू किया था, हम अप्रैल में हैं, अभी भी हम 5-7% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाए हैं, और पूरी दुनिया का ये हाल है। हालांकि हर कोई देश कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी आबादी को वैक्सीनेट करे और इस महामारी से वो किसी तरह पार पा सके, लेकिन अभी तक कोई भी देश ऐसा लग नहीं रहा है कि पूरी तरह से कोरोना को काबू कर पाया है। फिलहाल इसीलिए महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि अब ऐसा उन्हें लगता है कि हालात देखते हुए दिल्ली में भी लॉकडाउन लगाना पड़े, क्योंकि हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यही अपडेट्स हम देते रहेंगे। फिलहाल आशुतोष, आपका शुक्रिया। मुझे आपकी जगह प्रोफेसर विशाल मिश्रा को भी थोड़ी देर के लिए इस बहस में जोड़ना है। थैंक यू आशुतोष। फिलहाल वापस आ रहा हूं मुद्दे पर। अब देखिए शुभांकर, फिर से अगर आपको शुभांकर ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी आज ये जो धरने पर बैठी हैं, मौन व्रत कर रही हैं, इससे बाकी के 4 फेज में राजनीतिक आपको फायदा हो जाएगा शुभांकर, तो ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, ये कहीं राजनीतिक फायदा नुकसान की तो बात है ही नहीं। बात ये है कि कहीं पे अगर ये दिखता है कि भाई आप कोई भी चीज को निष्पक्ष तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। क्या मैंने जब ये बार बार कहा जाता है ना कि ममता बनर्जी ने कहा कि सुरक्षा बलों को घेरा जाए, गलत है। अगेन मिस इंटरप्रिटेशन, ये गलत है बिल्कुल। उन्होंने बार बार ये कहा कि कहीं पे भी अगर आपको आपके अधिकारों को प्रयोग करने से कोई रोकता है तो उसके खिलाफ आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप कम से कम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करिए। उन्होंने प्रोटेस्ट की बात की, उन्होंने बार बार बात प्रोटेस्ट की मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, ये बात प्रोटेस्ट की थी कि अगर सुरक्षा कर्मी भी अगर आपको रोकते हैं तो आप उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करिए, लेकिन अपने नहीं, एक सेकंड ना, फिर देखिए ना, फैक्चुअली मेरी जिम्मेदारी है शुभंकर, वन सेकंड, बात यही चीज होती है कि शुभंकर फैक्चुअली मेरी जिम्मेदारी है, कोई गलत इंफॉर्मेशन मेरे से ऊपर नहीं जानी चाहिए मेरे चैनल पर। ये बाकायदा ममता बनर्जी का बयान था। 2 ग्रुप में जाइए, 2 ग्रुप में, एक ग्रुप सुरक्षा बलों को ध्यान बटाए, दूसरा वोट डाल के आए, एक घेरा करे, एक घेराव करे, दूसरा वोट डाल के आए। कम से कम फिर उसके बाद सिर्फ इतना नहीं है, अपने मताधिकार सिर्फ इतना नहीं है, देखिए सिर्फ इतना नहीं है, अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए ना बात को की उन्होंने। ये तो कोई वहां पे अरे नहीं तो उसके बाद देखिए फिर आरोप भी तो वही है ना, सुरक्षा बल वोट नहीं डालते। लेकिन वहां पे ये हो फिर कह रहे हैं नरसंहार कि कई जगह सुरक्षा कर्मी मताधिकारों का प्रयोग नहीं करने दे रहे हैं, और स्पेशली माइनॉरिटीज के ऊपर ये चीजें हो रही हैं। आपने कई बातों पर आपने देखा, यही बात कहता हूं कि जब आप दो पक्ष की बात को अलग अलग तरीके से मायने क्यों निकाले जाते हैं? भाजपा का तो सब सही है, टीएमसी के किसी नेता से नहीं, अभी एक सेकंड आपके साथ, अरे शाइना बैठी है ना, देखिए शाइना कांग्रेस से बैठी है, वो भी ये कह रही है कि ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए सब कर रही है। गलत है, उन पर एक्शन एकदम सही लिया गया है। की बात यह है मानक जी कि शाइना जी ने तो मैं वाकई मुझे लगता है कि उन्होंने पूरे खुल के दिखा दिया कि एक्चुअली बंगाल में जाके कांग्रेस एक्चुअली किसका साथ दे रही है। कांग्रेस कह रही है भाई कुछ नहीं, वहां पे तो भाजपा जीत जाए। वहां पे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा गठबंधन चल रहा है। सामने सीपीएम से और पीठ पीछे भाजपा से कौन सी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, कौन सा डर दिखाया गया है कि नहीं भाई जीजा जी को बाहर रखेंगे, यहाँ पे मेरा साथ दीजिए। यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन सा मतलब पीछे से गठजोड़ हो चुका है कि भाजपा का नाम आज कांग्रेस के मुंह से नहीं निकल रहा। बोलिए शाइना, बोलिए। वहाँ पे वो जाके विरोध कर रहे हैं, ममता दीदी क्यों एक लास्ट में जाके कहीं पे बीजेपी के बारे में थोड़ा बेचारी आप बताइए ना, आप बताइए ममता दीदी क्यों एक कम्युनिटी की बात करती है, मुसलमानों की बात क्यों कर रही है? वो तो धर्मनिरपेक्ष की बात करना चाहिए ना उनको। सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि क्या जीजा जी को बात करने का यही एक रास्ता निकला है? वो क्यों एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है? अल्टीमेट ममता दीदी की वजह से अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो वो मुसलमानों को पहुंचता है। आज मुसलमानों की हालत क्या है देखिए, हम नौकरी में 1.5 पे आ गए हैं। क्या बात है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा नुकसान जो है मुसलमानों का आप लोगों की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज्यादा भटकाया है। आपकी वजह से हुआ है। आप बताइए कहाँ थे, आप लोग तब कहाँ थे जब हिंदू मुस्लिम जब किया जाता था और माइनॉरिटी के नाम पर हिंदू मुस्लिम का बढ़ावा देती रही भाजपा, तब आप लोग कहाँ थे? कौन सी लड़ाई में आपने साथ दिया? आप मुझे बताइए ना, आप किस लड़ाई में साथ में खड़े रहे? कब राहुल गांधी का बंगाल
पहुंचे? राहुल गांधी कब बंगाल पहुंचे? पार्टी है। आप राहुल गांधी को इतना ख्याल था तो राहुल गांधी बंगाल कब पहुंचे? मुझे बताएंगे राहुल गांधी बंगाल कब पहुंचे? आज तक बेचारे राहुल गांधी बंगाल का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आप बातें बड़ी बड़ी कर रही हैं। कहाँ की बात आप, मैं ये ओके, एक सेकंड सौरभ सिकदर, ओके सौरभ सिकदर, ओके सौरभ, ये जो धरना दिया है ममता बनर्जी ने, इससे फायदा होगा उन्हें या नुकसान होगा? नहीं, बात देखिए, बात फायदा नुकसान का नहीं है। ममता जी वहां पे वो तस्वीर बनाने गए थे, बना के आ गए, लेकिन मेरा यही कहना है कि लोगों को बुद्धू ना बनाए और लोगों को ना भड़काए, और लोग जो है ममता बनर्जी जी का ये ड्रामा जो है इससे हैबिचुएटेड हो गए। बंगाल का वोटर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो समझते हैं, उसके इंटेलिजेंसी को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। ममता बनर्जी जी धरना दे सकते हैं, ये उसका निजी मामला है, लेकिन इससे वो किसी को कुछ समझाने का कोशिश करेगा तो वो बहुत गलत होगा, उल्टा पड़ जाएगा इसका। ओके, ऑलराइट। मोहम्मद अमीन साहब, क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। क्या वजह है मोहम्मद अमीन साहब, जितना इलेक्शन कमीशन विवादों में आया है रिसेंटली उतना कभी नहीं आया, क्या वजह है? हुए उसमें इलेक्शन कमीशन पर किसी ने आक्षेप नहीं लगाया है, क्योंकि वो लोग समझदार हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। जैसे केरला है, 100% जो वहाँ पढ़ी लिखी जनता रहती है, और यही हाल तमिलनाडु का है। अब सवाल इस बात का है बंगाल के अंदर नेताओं ने अपनी राजनीति की, एक दूसरे के ऊपर परेशानी हुई, अपने हार रहे हैं, जीत रहे हैं, उसका ठीकरा हमारे इलेक्शन कमीशन को छोड़ रहे हैं। हमें मुझे बड़ी चिंता का विषय है कि ये लोग जब आते हैं मीटिंग करने के लिए, जो बातें करके जाते हैं उसको वहाँ पर निभाते नहीं है। मैं तो यही समझ सकता हूँ कि देश की जनता से धोखा करते हैं, और देश की जो संविधान की सीट है, जो भी इस स्तर के लोग हैं, संविधान उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये इन लोगों को करना नहीं। ओके, प्रोफेसर विशाल मिश्रा आ गए हैं मेरे साथ। मोहम्मद अमीन साहब, आप जो कह रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि सर, जनता केरल की हो, तमिलनाडु की हो, बंगाल की हो, यूपी बिहार की कहीं की भी हो, जनता बड़ी स्मार्ट होती है सर, जनता बहुत समझदार होती है। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, माफ करिएगा थोड़ा देर से आपको जोड़ पाया मैं अपने शो में। ये धरना जो दे रही है ममता दीदी, इससे उन्हें फायदा होगा, नुकसान होगा? थोड़ा तेज बोलेंगे, थोड़ा सा। ममता के धरने से उनको फायदा होगा टीएमसी को या नुकसान होगा? देखिए मानक जी, ये जनता है जो सब कुछ जानती है, जनता जनार्दन का रूप होती है। धरना किस बात के लिए? इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। ये तो बढ़िया टूल किट है कि जब आप जीते तो इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जब आपको हार दिखे तो इलेक्शन कमीशन दोषी है। आप बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी के राहुल सिन्हा जी को बैन किया गया कि नहीं किया गया? दिलीप घोष जी को वार्न किया गया कि नहीं किया गया? हेमंत बिस्वास जी को बैन किया गया था कि नहीं बैन किया गया था? इसके पहले मुझे याद है 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को भी इलेक्शन कमीशन ने बैन किया था एक दिन के लिए। तो ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 324 है, उसका काम है फेयर इलेक्शन करवाना, जस्ट इलेक्शन करवाना। लेकिन जब आप अनाप शनाप बयानबाजी करते उस पर आपका नियंत्रण नहीं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन स्टेप लेता है, नोटिस जारी करता है, तो व्हाट डू यू वांट टू शो दैट यू आर सुप्रीम अबव द कॉन्स्टिट्यूशन? आप पीएम को नहीं मानोगे, आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं मानोगे, आप संघवाद को नहीं मानोगे, केंद्रीय संस्थाओं को नहीं मानोगे, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानोगे। ये क्या है? आप खुद ही बयान देते हो। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विशाल मिश्रा, शुभंकर, शाइना, थैंक यू, सौरभ सिकदर, आशुतोष भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका राष्ट्र की बात में आज जुड़ने के लिए। तो ये जो तस्वीर है, ये जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ममता बनर्जी के धरने की, एक अहम तस्वीर है आज की, इसीलिए हमने आज इस पर बहस भी की। अब देखना यह है कि इस धरने से ममता बनर्जी को कुछ राजनीतिक फायदा होता है या फिर नुकसान, या फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर,
इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।